Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लीजेंट इवनिंग टू वन एंड ऑल। एंड गाइस, यहाँ पर हम आ चुके हैं फिर से आप लोगों के लिए एसएससी जेईई मेंस की क्लासेस लेकर के। और एसएससी जेईई मेंस की क्लासेस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और आज एक ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के, एक्चुअली एक नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को लगाने के बाद आप बोलोगे सर सीरियसली फील आ गया, मज़ा आ गया। आप लोगों को मैंने पैटर्न बताया हुआ था ना कि 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 के 4 पार्ट होंगे। बताया था कि 5 क्वेश्चंस के 4 पार्ट होंगे और हर क्वेश्चन 15 मार्क्स ईच का होगा। राइट अगर हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा तो आप लोगों को क्या करना है, 15 चौके 60, मतलब एक क्वेश्चन 60 मार्क्स का। तो मेरे भाई 5 क्वेश्चन हो जाएंगे 300 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल आप लोगों को 20 क्वेश्चंस मिलते हैं। सबसे पहली जो एसएससी जेईई मेंस की क्लास थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया हुआ था। एक क्वेश्चन था जो 30 मार्क्स का था, मतलब वो 2 क्वेश्चन के बराबर था। आज एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आया हूं, वो क्वेश्चन 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन भाई साहब, 30 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन में दम तो होगा, एक लेवल तो होगा। लेकिन मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, आप लोग ये वाला क्वेश्चन करने के बाद, सॉल्यूशन देखने के बाद, सॉल्यूशन का तरीका देखने के बाद कह दोगे सर क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ सॉल्यूशन आपने इस तरीके से कर दिया कि क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया। लेकिन क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तब आपको लगेगा हाँ क्वेश्चन में कुछ तो है, दम तो है भाई साहब। करेंगे कैसे, किस तरीके से होगा, क्या होगा, सारी चीजें निकालते जाएंगे प्यार से, फटाफट निकालते हुए चले जाएंगे और हमारे आंसर्स आते हुए चले जाएंगे। तो मानते हो कि नहीं, तरीका ऐसा ही होना चाहिए जिसमें अपन 30 मार्क्स का क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन करेंगे 30 मार्क्स किनारे अंदर। यार क्या शानदार क्वेश्चन होगा, सोचो। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के समक्ष में अभी आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को कराऊंगा एक बहुत ही शानदार सा 30 मार्क्स का क्वेश्चन। और 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब उस क्वेश्चन का लेवल देखना आप, मजा नहीं आ जाए ना, नाम बदल देना। बहुत शानदार क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन। लो ये भी बोल दिया, बहुत इजी क्वेश्चन। शानदार के साथ इजी, मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए भाई साहब। और कॉन्सेप्ट ये तो कंप्यूटर जी आपसे आग्रह है कि क्वेश्चन को फटाफट से लगाया जाए। क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट से जल्दी से स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाया जाए। कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाया जाए जल्दी से जल्दी। जी हाँ, यहां पर क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट 4 बार एंड 130 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंटेन्ड इन अ सिस्टम। ठीक है, मान लिया। अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन टेक्स प्लेस टिल द प्रेशर फॉल्स to 1.02 bar. The gas is then heated at constant pressure till the enthalpy increases to 72.5 kilojoule per kilojoule. Okay, calculate the work done and the index of the expansion if the above process is replaced by a single reversible polytropic process giving the same work between the same initial and final state, that is Cp equals to 1 kilojoule and Cv equals to 0.714 kilojoule per Kelvin. Okay guys, तो समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। इजी है क्वेश्चन, बहुत टफ सा नहीं है। जो जो चीज़ें उसने पूछी हैं, पहले वर्क डन पूछा है, निकाल देते हैं। अब देखो वर्क डन के लिए उसने 2 चीज़ें दे दी हैं। अगर ध्यान से देखो, इसमें 2 प्रोसेस दिख रही है मुझे, एक एडियाबेटिक प्रोसेस दिख रही है और कौन सी प्रोसेस दिख रही है, एक दिख रही है टिल द प्रेशर फॉल्स टू दिस एंड एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, और दूसरी प्रोसेस में पॉलीट्रॉपिक दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि आपको सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और वो चीज़ें आप कहाँ से निकालोगे, ऐसा करते हैं, सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे और फिर उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। बस तैयार हो जाओ। गिवन डेटा में स्टार्ट करते हैं। जो जो चीज़ें दी हुई है वो चीज़ें फटाफट से लिखते हैं और फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा। 0.2 मीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, लिखते जाओ यहीं पे। 0.2 मीटर क्यूब, ये क्या है, V1 मान लो इसे। फिर क्या दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर दिया है P1 दिया है 4 बार, किलो पास्कल में 400 किलो पास्कल। राइट,
अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है, T1 मान लेते हैं, कितना दिया है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अपन केल्विन में करते रहेंगे अभी, पहले फटाफट लिख लेते हैं। अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन टेक्स प्लेस, प्रेशर। अच्छा अब देखो P2 भी दे दिया, और P2 कितना दिया हुआ है, P2 लिख लेते हैं, P2 दिया हुआ है 1.02 बार। 1.02 bar. The gas is then heated at constant pressure till the enthalpy reaches to 72.5. Okay. सॉरी, एंथैल्पी H की वैल्यू दे दी है। अब देखो छोटा एस दिया है, बड़ा एस दिया है, किलो जूल पे दिया है, पर केजी में नहीं दिया, मतलब बड़ा एस दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है 72.5 किलो जूल। ठीक है, उसके बाद उन्होंने और क्या पूछ लिया है, वर्क डन कैलकुलेटर, चलो उसको भी निकालेंगे। द इंडेक्स ऑफ द एक्सपांशन इफ द अबव प्रोसेस आर रिप्लेस्ड बाय द सिंगल रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ओके, पॉलीट्रॉपिक की बात कर रहा है। देन द सेम वर्क बिटवीन द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ओके, जहाँ पे सीपी दिया है 1 किलो जूल पर केजी केल्विन एंड सीवी दिया है 0.714। तो ठीक है, सीवी यहीं पे लिख लेते हैं। अरे दिया तो है, ये दिया हुआ है, अच्छा मैंने काट दिया, चलो कोई नहीं। ये क्या दिया हुआ है Cp, और ये क्या दिया हुआ है Cv। चलिए अब सॉल्व करते हैं जी। अब यहाँ पे सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले उन्होंने जो बोला है उसके हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सबसे पहले वर्क डन निकालना है, तो ठीक है वर्क डन निकाल लेते हैं। अच्छा सबसे पहले आप लोग सोचो कि क्या करना होगा इसमें, कुछ और चीज़ें जो आप लोगों के दिमाग में आ रही हैं बताओ, कुछ भी जो भी दिमाग में आ रहा है फटाफट से बोलो। कुछ भी दिमाग में आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर ही रहे हैं अपन, सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ फटाफट से बनाना, क्योंकि उसके बाद जगह नहीं अपन के पास, अपन को जल्दी से मिटाना भी पड़ेगा। देखो पीवी डायग्राम की बात कर रहे तो उसने पहली प्रोसेस जो बोली है वो प्रोसेस बोली है एडियाबैटिक प्रोसेस, तो 1 से 2 ये प्रोसेस क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ऐसे ही ले सकते हैं यार। और दूसरी प्रोसेस ने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दी है 2 to 3, पढ़ो लिखा हुआ है, समझ रहे हो। अगर सेम उस पर चलना है और फिर उसके बाद तीसरी प्रोसेस ये वाली जिसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वर्क डन हमें निकालना है, तो हम वर्क डन निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, निकाल लेते हैं। 3 प्रोसेस दी हुई है, तीनों प्रोसेस के बारे में देख लेंगे। ठीक है, हाँ अब देखो, अब जब आपको इस तरह की चीज़ें दी हुई हो और इसको निकालना हो तो ये लो और सुंदर दिखने लग गया। तो अब इसको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करें, एक प्रोसेस लेते हैं, एक प्रोसेस को पकड़ते हैं और उसको निकालने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं प्रोसेस 1 से 2, प्रोसेस 1 से 2। अब प्रोसेस 1 से 2 जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, देख लो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस दी हुई है। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, क्या आपको गामा की वैल्यू पता है, P1 V1 तो पता है, P2 भी पता है, V2 हमें नहीं पता है, V2 निकालना पड़ेगा सबसे पहले, फिर हमें गामा भी नहीं पता तो गामा निकालना पड़ेगा। तो गामा के लिए तो सबसे पहले क्या होता है CP/CV, है ना, CP/CV की वैल्यू गामा से निकलती है। CP/CV कितना दिया हुआ है, CP दिया हुआ है 1 और CV दिया हुआ है 0.714, 1/0.714। तो इससे गामा की वैल्यू कितनी आएगी फटाफट से बताइए, तब तक हम भी निकाल लेते हैं गामा की वैल्यू। आप भी सॉल्व करिए, हम भी सॉल्व करते हैं। 1 divided by 0.714 विल गिव यू, गामा की वैल्यू देखो एग्जैक्ट 1.4 आ रही है, राइट। अब हमें V2 निकालना है, तो गामा की वैल्यू एग्जैक्ट 1.4 आ रही है, 1.400, तो मैंने 1.4 लिखा है।
ठीक है, तो अब ये जो मैंने डेटा लिखा हुआ है इसको छाप लो, फिर उसके बाद इसे हटाते हैं। छाप लिया, चलो। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। यहाँ पर हम गामा की वैल्यू छाप देते हैं क्योंकि हमने निकाल ली है। कैसे निकाली है वो भी मैंने आपको बता दिया। गामा की वैल्यू 1.4। अब क्या होता है, पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V टू द पावर गामा। अब देखो P1 कितना दिया हुआ है, 400 किलो पास्कल ले लेते हैं। वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, 4 बार और उससे भी कट जाएगा, 1.2 बार, तो अपन 4 बार ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू V1 कितना दिया हुआ है, 0.2 की पावर 1.4 इक्वल्स टू P2 कितना दिया हुआ है, 1.02 इंटू V2 टू द पावर 1.4। डायरेक्ट हमें V2 की वैल्यू चाहिए, तो V2 की वैल्यू के लिए क्या करोगे, या तो इनको पूरा सॉल्व करो या पुट द वैल्यू ऑन द कैलकुलेटर और उसके बाद आंसर निकालो। तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट से बताओ। आप लोग कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। V2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपन। तो V2 हमारा आएगा, V2 आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1.02 इंटू 10 टू द पावर 3 टू द होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 1.4। इसका आंसर आ रहा है 0.53। गाइज मेरा आंसर आया 0.53। एक बार मैच कर लेना क्या सही आंसर है, 0.53 मीटर क्यूब। हमें V2 भी मिल गया, बधाई हो। हमें क्या मिल गया, हमें V2 भी मिल गया। लिखना हो तो यहाँ पे लिख लो, V2 की वैल्यू 0.53 मीटर क्यूब। ये दो चीज़ें अभी हमने निकाली हैं, ठीक है। देखते जाओ 30 नंबर के क्वेश्चन में हमसे क्या क्या निकलवा सकता है। V2 मिल गया, टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, T2 भी निकाल लें, बताइए। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, T1, इसको T2 भी निकाल लेते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस पे ही टेम्परेचर के टर्म्स में अगर हमें गामा और प्रेशर की वैल्यू चाहिए हो तो कैसे निकाल सकते हैं, कुछ याद है आप लोगों को, बताइए। देखो बहुत इजी सा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। एक जो फॉर्मूला होता है T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, सही है। T1 अपॉन T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब ये जो वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू 130 दी हुई है, इसको केल्विन में करना पड़ेगा। 273 प्लस 100 करोगे तो 373, 373 में जब आप 30 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 403 केल्विन। हमें क्या चाहिए, T2 की वैल्यू चाहिए, तो T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 403 मल्टीप्लाइड बाई P2 1.02 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, 1.4 माइनस 4 अपॉन 1.4। इसको करो, देखो आंसर कितना आ रहा है। मैंने अभी बार में ही रखा है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5 कैंसिल हो जाएगा ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर आएगा मेरा कितना आएगा इस आंसर। मेरा आंसर अप्रॉक्सीमेट के करीबन आ रहा है। मैं फिर से देख लेता हूँ मैंने कहीं गलती तो नहीं की।
0.02 divided by 4 to the power 0.4 divided by 1.4 into 403 272.73 272.73 केल्विन। ये क्या आ गया आपका T2। ठीक है, T2 की भी वैल्यू यहीं लिख लो जहाँ पे जगह दिख रही है, दैट इज T2, और वो कितना है 272.73 केल्विन। ये भी हमने नया निकाला है। देख रहे हो 30 नंबर का क्वेश्चन है, क्या क्या चीज़ें निकलवा के मानेगा। निकलवाने दो, क्या दिक्कत है, जितना है हमारे पास हम सब निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अभी तक। 272.73, हाँ जी, पहले इतना छाप लीजिए फटाफट, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। T2 भी आ गया हमारा। छाप लिया, छापते रहिए। फिर उसके बाद हम निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, T2 निकल आया है। फिर हमें चाहिए V3। V3 कैसे निकालेंगे, V3 निकालने के लिए, क्योंकि फिर कांस्टेंट प्रेशर है तो अपन PdV लगा सकते हैं। इसका तो फॉर्मूला आ चुका है, इससे वर्क डन हमें पता चल ही जाएगा। तो वर्क डन तो निकाल ही लेते हैं। आप लोगों ने अभी तक छाप लिया होगा। चलिए देखते हैं वर्क डन कैसे निकालना है। देखो T2 तक लिख लिया है, ये चीज़ें मैं नहीं मिटा रहा हूँ, सिर्फ इसमें दिखा रहा हूँ। वर्क डन क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का, आप सभी को पता है। वर्क डन P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, यही होता है। P1 कितना दिया हुआ है 4 बार में, इसको पास्कल में कर लो। ठीक है, 4 इंटू 10⁵ इंटू V1 कितना दिया हुआ है 0.2 माइनस P2 कितना दिया हुआ है 1.02 इंटू 10⁵ इंटू V2 कितना दिया हुआ है 0.53 डिवाइडेड बाई 1.4 माइनस 1। इससे वर्क डन आ जाएगा किसका, प्रोसेस 1 से 2 का। और ये वर्क डन कितना होगा, कैलकुलेट करके हमें बताइए, फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए। Oh, that is 4 into 10⁵ into 0.2 minus 1.02 into 10⁵ into 0.53 64,850। सबका आंसर आया क्या इतना, 64,850। क्या ये आंसर आया सभी का, बताइए। जूल में आंसर आएगा। ये हमने वर्क डन निकाला है 2 to 3 का, सॉरी 1 to 2 का, एडियाबैटिक वर्क डन था। ठीक है, अभी V3 निकालना बाकी है। V3 निकालेंगे तो हमें टोटल वर्क डन पता चल जाएगा। तो
हमें टोटल वर्क डन पता चल जाएगा। बताइए V3 कैसे निकालेंगे? छापिए फटाफट से, छापिए फटाफट से, क्यों हमारे पास टाइम नहीं है। ओके, देखिए आप लोगों को तरीका बता देता हूँ मैं V3 निकालने का। अगर मैं V3 निकालने का तरीका बता दूंगा तो आई होप आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से इसके आंसर निकालने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग इसी में ही फंस जाओगे कि किस तरीके से आंसर निकालने हैं। तो देखो, अब अगर आपको V3 निकालना है तो उसके लिए आपको T3 पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फिर चीज़ें हैं ना, देखो T2 पता है, V3 निकालना है, V2 पता है, और T3 अगर पता चल गया तो हम वो लगा दे सकते हैं ना, V2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, VT इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो V1 T1 इक्वल्स टू V2 T2, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T2 बाई T1, है ना, उससे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास V3 T3 वाला फॉर्मूला होना चाहिए, और उसके लिए आप लोग क्या करोगे, पहले T3 निकालोगे। T3 निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, mCp डेल्टा T, कांस्टेंट प्रेशर पे निकाल सकते हो। डेल्टा टी क्या रखोगे, T2 माइनस T3, बताओ, कांस्टेंट प्रेशर पे T2 माइनस T3 से निकालोगे। पहले लिख तो दो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है। प्रोसेस 1 से 2 तो खत्म हो गई, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब अपन किस पे जा रहे हैं, प्रोसेस 2 to 3, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में अगर मैं हीट की बात करूं, हीट इनपुट की, तो क्या हो जाएगा, mCp डेल्टा T, दैट इज अगर टेम्परेचर की मैं बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T3, T3 माइनस T2, mCp T3 माइनस T2। हमें क्या चाहिए, T2। हमें m भी नहीं पता है, हमें Cp पता है। m के लिए फॉर्मूला क्या होगा बताइए। m ऐसे निकाल सकते हो ना, PV इक्वल्स टू MRT से, PV इक्वल्स टू MRT, ठीक है। अब बोलोगे ये कहाँ लगाओगे, ये प्रोसेस लगा दो ना 1 से 2 में। प्रोसेस 1 से 2 में P1 भी पता है, V1 भी पता है, T1 भी पता है। R कैसे निकालोगे, R आएगा Cp माइनस CV से, Cp माइनस CV से R निकाल लोगे, ठीक है। T1 P1 V1 T1 P1 V1 इक्वल्स टू MRT1 होता है, तो आपको 1 से 2 से m मिल जाएगा, और m की वैल्यू जो मिलेगी उस m की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना। Cp पता है, T2 पता है, T3 मिल जाएगा, ठीक है, T3 मिल जाएगा। कहाँ से क्या हुआ ये चीज़ समझ में आई, नहीं आई, रुको बता ही देता हूँ। पहले m निकालना ज़रूरी है, और उसके बाद हम किस में जाएंगे, T3 में जाएंगे। प्रोसेस 1 से 2 में ही देखना, प्रोसेस 1 से 2 में क्या मैं PV इक्वल्स टू MRT वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यहाँ बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो क्या मैं P1 V1 इक्वल्स टू MRT1 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और अगर P1 V1 MRT1 कर सकता हूँ तो क्या मैं मेरे भाई, क्या मैं क्या मैं R की वैल्यू निकाल सकता हूँ। R की वैल्यू क्या होती है, Cp माइनस CV, Cp माइनस CV। अगर Cp 1 है, CV क्या है 0.714, कहाँ लिखी थी हमने, अच्छा उसमें लिखी है 0.734 के 14, इट्स 14, 0.714। तो अगर मैं बात करूँ तो 0.286 आ जाएगी, ठीक है। यार की वैल्यू आ गई, P1 पता है, V1 पता है, इससे m आ जाएगा, और m की वैल्यू कितनी आएगी ये निकाल लेना, ठीक है। ये हुई आपकी आधी बात। अब आधी बात आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, अब आओगे प्रोसेस 2 to 3 में। प्रोसेस 2 to 3 में आपके पास m भी है, आप क्या करोगे, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, यही लगाओगे बताओ। Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T लगाओगे, और Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T में अगर मैं mCp डेल्टा T कर दूं तो ये एंथैल्पी के बराबर होता है, और एंथैल्पी की वैल्यू दी तो है H की वैल्यू दी हुई है, तो H भी दिया है, M भी पता है, Cp भी पता है, डेल्टा T को क्या लिखोगे, T3 माइनस T2, क्या लिखोगे, T3 माइनस T2। अब इससे आपको क्या मिल जाएगा, T3 मिल जाएगा, बताओ, T3 मिल गया। अब देखो T3 मिल गया, अब आपको पता है
क्या एक रिलेशन होता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का। क्या होता है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का? अरे याद होगा ना यार, V2/T2 इक्वल्स टू V3/T3। वी नो दैट V2/T2 इक्वल्स टू V3/T3 एट कांस्टेंट प्रेशर। कहाँ से आया, नहीं समझ आया? देखो PV इक्वल्स टू MRT होता है, समझ रहे हो? MR इज द कांस्टेंट, हटा दो, कांस्टेंट प्रेशर है, हटा दो, P1 V1 T1, P2 V2 T2, P3 V3 T3 लेते हैं। तो अब देखो ये सब तो चले गए, मतलब V3 अगर इसको आपको लेना है तो आप क्या ले सकते हो, ये तो कांस्टेंट प्रोसेस है, इस कांस्टेंट की वैल्यू के लिए क्या लिखोगे, V3/T3, याद है? V3/T3 इक्वल्स टू C, या फिर V2/T2 इक्वल्स टू C। इसी तरीके से V2/T2 इक्वल्स टू V3/T3। V2 पता है, T2 पता है, T3 भी अब पता है, क्या V3 निकाल सकते हो? बस अगर आपके पास V3 आ गया तो आप क्या करोगे, एक कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इंटू V3 माइनस V2 दैट इज PdV। लगा दो, PdV लगाओगे, एक वर्क डन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। और अगर एक वर्क डन आपको यहाँ से मिल गया तो आपको क्या मिल गया, फाइनली आपको वर्क डन मिल गया 1 से 2 प्रोसेस का। 1 से 2 प्रोसेस का भी वर्क डन मिल गया। अब आपके पास 2 वर्क डन हो गए। अब क्या करोगे, करना कुछ भी नहीं है, दोनों वर्क डन को जोड़ दो, टोटल वर्क डन आ गया। तो टोटल वर्क डन इक्वल्स टू टोटल वर्क डन इक्वल्स टू वर्क डन ऑफ 1 से 2 प्लस वर्क डन ऑफ 2 से 3, जोड़ दो, आंसर आ गया आपका। ये लो, टोटल वर्क डन मिल गया आपको, बताओ मिल गया? टोटल वर्क डन क्या होता है? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि द इंडेक्स इज ऑफ एक्सपांशन इफ द अबव प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रिवर्सिबल, मतलब 2 प्रोसेस को एक ही प्रोसेस में कर रहा है और उसमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बता रहा है। ठीक है, तो अब उसकी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे निकालना है, तो चलो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि टोटल जो वर्क डन है वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बराबर है, तो उसका सेम इंडेक्स बता दो। हमने कहा ठीक है, तो ये हमको W मिल गया, W टोटल। अब ये जो टोटल वर्क डन है ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के वर्क डन के बराबर है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3, तो ठीक है, P1 V1 माइनस P3 V3 अपॉन n-1 इक्वल्स टू W टोटल। समझ गए? समझ गए? इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? अब ये मत कहना P3 नहीं पता, भाई साहब P2 इक्वल्स टू P3 हो जाएगा। ये जो P2 लिखा है ना, ये P2 इक्वल्स टू P3, क्यों? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। P1 भी पता है, P1 भी पता है, P3 भी पता है, V3 भी पता है, N निकालना है, क्यों? क्योंकि W टोटल भी पता है। तो फाइनली यहाँ से N भी निकाल सकते हो। तो आप लोगों ने देखा 30 नंबर के क्वेश्चन में उसने कम से कम आप लोगों से 6 चीज़ें पूछ ली, कम से कम 6-7 चीज़ें। इसका कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन में जितनी चीज़ें पूछी उतने 5-5 नंबर आपको मिलते हुए जा रहे थे। क्वेश्चन था ज़बरदस्त, मतलब सॉल्व करने बैठोगे कैलकुलेटर के साथ भी तो एटलीस्ट 20-25 मिनट आपके कहीं नहीं गए हैं, इतना तो आपको लगना है। आधा क्वेश्चन तो देखो मैंने भी सॉल्व नहीं किया, क्योंकि मुझे पता अगर मैं सॉल्व करता तो 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर हो जाता, और वो एक ही क्वेश्चन में इतना देना इट्स नॉट वेरी गुड। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा लेसन। अगर समझ में आया हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इट इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड इसमें आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर बताना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कि क्या है आंसर, और जो भी आंसर होगा आई बिलीव कि आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा, क्योंकि आंसर ऐसे ही निकलेंगे। एंड या दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप पसंद आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें भी अपन इसी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।